राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है अमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्तियाँ, चुनौतियाँ। यह टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम फर्स्ट ऑप्शन इंडियन पॉलिटिक्स से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं भारतीय संघवाद में कौन सी नवीन प्रवृत्तियाँ, कौन सी नवीन चुनौतियाँ उभर कर सामने आ रही हैं। अमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन फेडरलिज्म। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था की भावना अभिव्यक्त की गई है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संग्रह अथवा संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। वास्तव में भारतीय संघवाद एक अनूठा संघवाद है। भारतीय संघवाद अमेरिका और स्विस संघवाद की तरह नहीं है। भारतीय संघवाद के बारे में संविधान विशेषज्ञों, राजनीतिक विद्वानों, विचारकों, शोधकर्ताओं ने अपने अपने ढंग से टिप्पणी की है। भारतीय संघवाद अपनी प्रकृति में अभिन्न है। भारतीय संघवाद समय परिस्थितियों के अनुसार कठोर एवं शिथिल हो जाता है। शांतिकालीन समय में संघवाद प्रभावी रहता है और संकट काल में संघवाद एकात्मकता में बदल जाता है। संविधान निर्माताओं ने एक अनूठे संघवाद को जन्म दिया है। भारतीय संविधान सिद्धांत में संघवादी लेकिन व्यवहार में एकात्मकतावादी है। कुछ विद्वानों का विचार है कि भारतीय संविधान 3/4 संघवाद और 1/4 एकात्मक है। भारतीय संघवाद में समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हुआ है। संघवाद की प्रवृत्तियों में बदलाव है। केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति ही भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति निर्धारित करती है। केंद्र राज्य संबंधों में राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार उतार चढ़ाव आता रहता है। 1952 से लेकर 1967 तक भारत में केंद्र राज्य संबंध मौजूद रही, क्योंकि पूरे देश में राजनीतिक एकरूपता कायम रही। 1967 के बाद कुछ समय को छोड़कर देश में गठबंधन सरकारों का दौर कायम हुआ। 1989 से 2014 तक भारत में किसी भी राजनीतिक दल को केंद्र में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 2014 में भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी प्राप्त हुई और 2019 में फिर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और 2019 से 2024 का कार्यकाल जो है वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राष्ट्रीय दलों को केंद्र में सरकार चलाने के लिए क्षेत्रीय दलों पर हमेशा निर्भर रहना पड़ता था। भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति सहयोगी और सौदेबाजी संघवाद में परिवर्तित हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को कुल 543 में से 336 सीटें प्राप्त हुई और यूपीए गठबंधन को 59 सीटें प्राप्त हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें प्राप्त हुई, अकेले लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ और श्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। संपूर्ण भारत के विकास को लेकर के उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। भारतीय संघवाद की उभरती प्रवृत्तियों में प्रमुख जो प्रवृत्ति है, केंद्र में क्षेत्रीय दलों की निर्णायक भूमिका। 2014 से 2019 और 2019 से 2024 का काल छोड़ दिया जाए तो केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका का प्रारंभ 1977 से हुआ।
1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के एक मिलन का परिणाम था। उसके बाद 1989 में केंद्र की तत्कालीन राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका रही। 1996 से लेकर के 2014 तक क्षेत्रीय दलों का महत्व और भूमिका लगातार बढ़ती चली गई। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कमज़ोर हो गई और क्षेत्रीय दलों की संख्या में वृद्धि हुई। न केवल क्षेत्रीय दलों की संख्या वृद्धि हुई बल्कि उनके राजनीतिक प्रदर्शन में भी वृद्धि हुई। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 23 क्षेत्रीय दलों की भूमिका थी। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार में 10 क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2009 में दोबारा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार में 8 क्षेत्रीय दलों की भूमिका रही। लेकिन 2014 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन एनडीए के सहयोगी दल भी बीजेपी को केंद्र में सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद 2019 में फिर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को अकेले 303 सीटें प्राप्त हुई और बीजेपी की केंद्र में सरकार रही। तो क्षेत्रीय दलों का जो प्रभाव है 2014 से 2024 के बीच में हालांकि काफ़ी कम हुआ, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार रही। भारतीय संघवाद में एक जो नवीन प्रवृत्ति है वो उभर कर ये सामने आई कि एक दशक के लिए केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर है वो समाप्त हुआ। स्पष्ट बहुमत वाली सरकार कायम हुई और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारत की सबसे बड़ी पुरानी प्रभावशाली पार्टी थी वो इन 2 चुनाव में वैधानिक रूप से मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 55 सीटें चाहिए और कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 50 से नीचे ही रही दोनों चुनाव में, लोकसभा में। इसलिए संघवाद में एक नया जो है ये चुनौती उभर करके सामने आई, तो प्रवृत्ति जो है उभर कर सामने आई। भारतीय संघवाद में अक्षत्रवाद की राजनीति का भी काफ़ी समय तक बोलबाला रहा। अक्षत्रिय दलों का प्रभाव जो है वो लगातार बढ़ता चला गया। 2014 के चुनाव में एआईएडीएमके को तमिलनाडु की कुल 41 सीटों में से 39 सीटें प्राप्त हुई, जबकि तमिलनाडु पुडुचेरी को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में एआईएडीएमके का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है। एक क्षेत्रीय दल अकेला ही लोकसभा में कांग्रेस के बाद जो है सबसे बड़ा दल उभर करके सामने आया। हालांकि 2019 के चुनाव में अक्षत्रिय दलों का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा। सीपीआई, सीपीआईएम, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस इत्यादि पार्टियां अपने राजनीतिक प्रदर्शन को बनाए रखने में पूरी तरह से असफल रही। तो इस प्रकार से बीजेपी का न केवल केंद्र में बल्कि बहुत सारे राज्यों में भी बीजेपी का प्रभाव रहा। हालांकि कुछ एक राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें या क्षेत्रीय दलों की सरकारें ज़रूर बनी। अभी हाल ही में अप्रैल 2021 में भारत के 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। उसमें भी केरला में मार्क्सवादी पार्टी की सरकार बनी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, असम में बीजेपी की सरकार बनी और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनी। एमके स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री बने। तो कुछ एक क्षेत्रीय दलों का ज़रूर जो है प्रभाव 2019 से 24 के बीच के जो कार्यकाल है उसमें ज़रूर दिखाई दे रहा है हमें। तो भारतीय संघवाद के समक्ष जो है एक नवीन प्रवृत्ति, नवीन जो विशेषता है, लक्षण है, वो उभर करके सामने आ रहा है। भारतीय संघवाद की एक उभरती प्रवृत्ति राज्यों की वित्तीय निर्भरता है। भारतीय संघ के इकाइयाँ जो है लगातार मांग कर रही है
कि राज्य सरकारें वित्तीय सहायता के लिए हमेशा केंद्र सरकार पर निर्भर रहती हैं। केंद्र सरकार के पास आय के अधिक साधन है, जबकि राज्यों के पास आय के बहुत कम है। राज्यों को अपने विकास कार्यक्रम को जारी रखने के लिए हमेशा केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। विपक्षी दलों वाली राज्य सरकारें हमेशा केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा उचित आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाती। जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो है समय समय पर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। भारतीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण उभरती प्रवृत्ति राज्यों की स्वायत्तता की मांग है, स्टेट ऑटोनॉमी। स्टेट ऑटोनॉमी की वैसे तो मांग जो है कोई नई मांग नहीं है। ये अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री इसकी स्टडी करें तो 1967 से लेकर के लगातार जून 2021 तक लगातार राज्य स्वायत्तता की मांग कर रही है। तमिलनाडु में राजमन्नार समिति की मांगे, पंजाब में आनंदपुर शाही प्रस्ताव, जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों की सामूहिक घोषणा इत्यादि में राज्य स्वायत्तता की मांग जोर शोर से रखी गई और राज्यों के द्वारा यह कहा गया कि केंद्र सरकार राज्यों के प्रशासनिक, राजनीतिक, वैधानिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करे। केंद्र सरकार का कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के कुछ प्रमुख विषय ही अपने पास रखने चाहिए, बाकी विषय राज्य सरकारों को सौंप देने चाहिए। और जब तक राज्य सरकारों को अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, तब तक राज्यों का समग्र विकास नहीं होगा। तो राज्य स्वायत्तता का स्वरूप जो है वो निरंतर बदलता रहता है और ये भारतीय संघवाद की एक नवीन प्रवृत्ति है। भारतीय संघवाद की एक उभरती प्रवृत्ति नवीन राज्यों की बढ़ती मांगी है। समय समय पर भाषा के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, आर्थिक असमानता के आधार पर नए राज्यों की मांगें उठती रहती है। कुछ राज्यों की मांगें मानी जाती है। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध है, लेकिन वहाँ के लोग आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए थे और इसी मांग को आधार बना करके नित्य प्रतिदिन आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य को लेकर के वहाँ उस विशेष क्षेत्र के लोग मांग कर रहे थे और 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के द्वारा तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दे करके भारत का उसे 29वां राज्य बनाया गया। तो इसके बाद भी भारत के अनेक राज्यों में नित्य नए आंदोलन चलते ही रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की मांगें जो है कई बार आई है। समय समय पर राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिए हैं। उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश को लेकर के पूर्वांचल को लेकर के, बुंदेलखंड को लेकर के आंदोलन हुए। महाराष्ट्र में सौराष्ट्र की मांग, कर्नाटक में कोडवा राज्य की मांग, पश्चिम बंगाल में भी अलग राज्य की गोरखालैंड की मांग लगातार जारी है। इसी तरह से देश के अन्य राज्यों में क्षेत्रवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, आर्थिक असमानता के आधार पर नित्य नए राज्यों की मांग जो है लगातार उठती रहती है। ये जो है इस तरह की मांगें भारतीय संघवाद में कई तरह की चुनौतियां पेश करती हैं। भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्ति है। भारतीय संघवाद में उभरती एक नवीन प्रवृत्ति आर्टिकल 356 का मिसयूज है। भारतीय संघवाद में समय समय पर राज्यों की, विपक्षी दलों की सरकारों के द्वारा केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया जाता है। 1967 के बाद से इस अनुच्छेद का दुरुपयोग अधिक बढ़ गया था और राजनीतिक विश्लेषकों
एवं संविधान विशेषज्ञों ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की कड़ी आलोचना की। गठबंधन सरकारों के दौर ने इस अनुच्छेद की भूमिका दुरुपयोग को और ज़्यादा बढ़ा दिया। 1977 में जनता पार्टी के द्वारा और 1980 में केंद्र की कांग्रेस पार्टी के द्वारा आर्टिकल 356 का विपक्षी दलों वाली राज्य सरकारों में मिसयूज किया गया और वर्तमान संदर्भों में भी समय समय पर विपक्षी दलों की राज्य सरकारें केंद्र सरकार की इस तरह की राज्यपाल की भूमिका की आलोचना करती है। अभी हाल ही में केरल की चुनी सरकार ने वहाँ के राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार की आलोचना की। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में अभी हालिया चुनाव में टीएमसी की सरकार बनी तो राज्यपाल की भूमिका को लेकर के आक्षेप किया था। तो आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को लेकर के भी केंद्र और राज्यों जो संबंध है उसमें नवीन प्रवृत्तियां उभर करके सामने आ रही हैं। संघवाद का एक नवीन स्वरूप केंद्र राज्य संबंधों में टकराव है। अगर हम भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें तो 1967 तक केंद्र और राज्यों में राजनीतिक एकरूपता रही थी। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार और देश के लगभग अधिकांश राज्यों में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही सरकार रही। इसलिए राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ किसी प्रकार का टकराव तनाव नहीं किया और न ही राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। 1967 के बाद से केंद्र जो है में कांग्रेस सरकार कमज़ोर हुई, कांग्रेस का नेतृत्व कमज़ोर हुआ, कांग्रेस में कई प्रकार के तरह के विभाजन हुए और छोटे छोटे राजनीतिक दल अस्तित्व में आए और इन छोटे राजनीतिक दलों को मिलाकर के 1970 में जनता पार्टी का गठन किया गया और 1900 ये जो जनता पार्टी की केंद्र सरकार थी ज़्यादा समय तक नहीं चली और 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी और काफ़ी राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें थी। इस काल में केंद्र राज्य संबंध मधुर रही। उसके बाद अगर हम लेटेस्ट स्टडी करें तो 2014 से लेकर के 2021 वर्तमान समय में जून 2021 तक देश के अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है या बीजेपी समर्थित रीजनल पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी लगातार दूसरे टर्म में बीजेपी की सरकार है। तो केंद्र राज्यों के संबंध जो है वो मधुर है, मजबूत है। विपक्षी दलों वाली राज्य सरकारों को छोड़ करके केंद्र सरकार पर किसी प्रकार से राजनीतिक प्रतिशोध या राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर जो है किसी तरह के आरोप नहीं लगाए जाते। तो ये केंद्र और राज्य संबंधों में एक नवीन प्रवृत्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति भी जो है भारतीय संघवाद की एक प्रवृत्ति है, एक नवीन विशेषता है। राज्यपाल की नियुक्ति में जो कन्वेंशन है उनमें लगातार नए परिवर्तन आ रहे हैं, नई व्यवस्थाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार बिना राज्य सरकारों के परामर्श से ही संबंधित राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करती है। केंद्र सरकार अपने हारे हुए राजनीतिज्ञों को भी राज्यपाल नियुक्त कर रही है जो संबंधित राज्य की राजनीति में सक्रिय रहा हो। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की इस प्रकार की नियुक्ति का हमेशा विरोध करती है। संबंधित राज्यपाल राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका की कोशिश में रहता है। राज्य सरकारों की ये मांग रही है कि राज्यपाल संबंधित राज्य का स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए। तो समय समय पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा, केरल की मार्क्सवादी गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की भूमिका को लेकर के बीजेपी सरकार पर जो है इस तरह के पक्षपात के राजनीतिक दुर्भावना के आरोप लगाए गए। केंद्र राज्य संबंधों में एक नवीन प्रवृत्ति अंतर्राज्यीय झगड़े, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट है। नदी जल, सीमा क्षेत्र इत्यादि को लेकर भारत के अनेक राज्यों में निरंतर संघर्ष होता है। केंद्र सरकार द्वारा अब तक अंतर्राज्यीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए कोई उचित समाधान नहीं किया गया। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब के बीच चंडीगढ़ का इशू है,
सतलुज यमुना लिंक नहर का इशू है। ये जो इश्यूज है ये 1966 से ही लगातार जारी है। इसी तरह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर इशू है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में बेलगांव को लेकर विवाद है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नर्मदा के जल को लेकर विवाद है। हरियाणा व दिल्ली के बीच भी जल विवाद को लेकर संघर्ष होता रहता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच यमुना के पास के इलाके को सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में दोनों राज्यों में विवाद रहता है। तो अंतर्राज्यीय झगड़े भारतीय संघवाद की उभरती नवीन प्रवृत्तियाँ हैं, नवीन चुनौतियाँ हैं, नवीन समस्याएं हैं। समय समय पर इस पर केंद्र सरकार भी मीटिंग करती है, इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग होती है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं जो है वो जस की तस बनी हुई है, उनमें जो है कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। केंद्रवाद की बढ़ती प्रवृत्ति संघवाद की एक नई चुनौती है। पिछले अगर 2 टर्म से देखें हम 2014 से लेकर के 2019 और 2019 से लेकर के वर्तमान समय जून 2021 तक, तो केंद्रवाद की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार का प्रभाव लगातार राज्यों पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकार है और इस प्रकार से जो राज्य सरकार है ये किसी प्रकार से केंद्र सरकार की आलोचना नहीं करती है। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, विपक्षी दलों की सरकारें केंद्र सरकार पर जरूर दोषारोपण करती हैं। तो प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से केंद्र सरकार की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। इससे जो है राज्य सरकारें बार बार शिकायत करती है कि केंद्रवाद की बढ़ती शक्ति जो है वो संघवाद के विरुद्ध है। राज्य सरकारों के जो विषय हैं उन पर कानून निर्माण बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। केंद्रीय विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार संघ सूची में जो विषय दिए गए उन पर जो है संघ सरकार का अधिकार है। केंद्र राज्य संबंधों का नवीनीकरण भारतीय संघवाद में उभरती हुई एक नवीन प्रवृत्ति है कि देश के कुछ राज्य यह मांग करते हैं कि राज्यों को और अधिकार दिए जाएं, राज्यों को शक्तिशाली बनाया जाए। कुछ क्षेत्रीय दल जैसे डीएमके तमिलनाडु में, अकाली दल पंजाब में, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी जम्मू कश्मीर में, एआईडीएमके तमिलनाडु में, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, इन क्षेत्रीय दलों की हमेशा मांग रही है कि केंद्र सरकार की बढ़ती शक्ति राज्यों की स्वायत्ता के लिए खतरा है। ये दल हमेशा मांग करते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार किया जाए ताकि राज्यों की दयनीय स्थिति को समझा जा सके। केंद्र सरकार की सहायता एवं सहयोग के बिना राज्य सरकारें विकास के कार्य नहीं कर सकती। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार के लिए 2007 में यूपीए सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंथी की अध्यक्षता में भी एक नया आयोग गठित किया था। तो भारतीय संघवाद की एक नवीन प्रवृत्ति यह है कि बहुत सारे राज्य या बहुत सारे क्षेत्रीय दल ये चाहते हैं कि राज्यों को और ज़्यादा स्वायत्ता और ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए, तभी वास्तव में भारतीय जो संघवाद है वो सफल हो। भारतीय संघवाद की एक नवीन प्रवृत्ति केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून का राज्य द्वारा विरोध है। 3 फरवरी 2012 को केंद्र सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र एनसीटीसी से संबंधित आदेश जारी किया था, लेकिन अभी आधे राज्यों ने इस व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया। राज्यों का मानना है कि ऐसी व्यवस्था भारतीय संघवाद के विरुद्ध है और आतंकवाद विरोधी व्यवस्था के केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। केंद्र सरकार को बिना वारंट के बंदी बनाना, गिरफ्तारी वारंट जारी करना इत्यादि शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यों ने केंद्र सरकार की बढ़ती शक्ति का विरोध किया है और समय पर राज्यों की बढ़ती शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आतंकवाद विरोधी केंद्रीय व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हो सकी है। इसी तरह से अनेक प्रकार के जो कानून है, राष्ट्र विरोधी कानून है, उसको लेकर के राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर हमेशा आरोप लगाती है कि एंटी नेशनल जितनी भी एलिमेंट्स है उनको आधार बना करके
राज्य सरकारों की शक्ति को कमज़ोर किया जाता है। तो भारतीय संघवाद की एक नवीन प्रवृत्ति है। तो आज का हमारा टॉपिक भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियाँ क्या है, नवीन चुनौतियाँ क्या है, नवीन समस्याएं क्या है, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।